तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 8 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास के पेपर के बारे में, जो हमारा 18 फरवरी से स्टार्ट है। वैसे तो 12th के भी 18 फरवरी से स्टार्ट हैं, आपके भी 18 फरवरी से स्टार्ट हैं, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी, जिसके हमारी विज्ञान की बुक में कम से कम 5 या 6 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, जो हम कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम 12th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी अलग प्ले लिस्ट बना देंगे 10वीं क्लास की जो बायोलॉजी है, और 12th क्लास की बायोलॉजी की अलग लिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो अभी पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 6, जो हमारी विज्ञान की बुक है 10th क्लास की। उसका जो पहला चैप्टर है वो तो केमिस्ट्री का है, लेकिन ये जो अध्याय है ना 6, ये जय प्रक्रम या जय प्रक्रम अध्याय 6, ठीक है, जो बायोलॉजी का है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे फिर बिल्कुल फुल डिटेल्स से, जो जो इसमें दे रखा है, हमारा श्वसन वगैरह, जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके खाने के, उनके पोषण के बारे में। ठीक है, अभी पहला जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है? वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का कार्य क्या मतलब? अनुरक्षण मतलब एक कंसेप्ट की तरह एक स्टेप बाय स्टेप चलता है बॉडी में। जिस तरह हम खाना खाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, हम पोषण ले रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिल रही, ऊर्जा से ब्लड बन रहा, ब्लड हमारी नसों में जा रहा, इसी तरह एक कार्य होता है। इसी तरह का पूरा स्टेप बाय स्टेप इन्होंने उसके बारे में बताया है। ठीक है, जो बॉडी का होता है। पोषण व पाचन, ये हमारा 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। नंबर 1 पोषण व पाचन, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 उत्सर्जन। तो अभी हम पहले के बारे में बात करेंगे, पोषण व पाचन, जो पाचन तंत्र के थ्रू होता है। ठीक है, इसके थ्रू पाचन तंत्र के, मतलब कि इसके बारे में जो ऊर्जा वगैरह, पोषण वगैरह होता है ना, इसके बारे में पता लगेगा पूरा का पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण का कार्य ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, पोषण व पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, अभी हम पहला है पाचन, पोषण व पाचन। तो पोषण है ना हमारा, पोषण 2 प्रकार का हो गया। स्वपोषण, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषण कहलाता है। अब इससे क्या, जैसे कि हरे पादप व पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं। इससे क्या मतलब है हमारा स्वपोषण? स्वपोषण की पेड़ पौधे होते हैं, वे अपना खाना खुद खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। कि मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे खुद बनाते हैं अपना खाना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और खुद खा लेते हैं। वह ये प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ये मेन लाइन है, स्वपोषण कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे हरे पादप व पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषण हो गया। ये हमारा प्रपोषण, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थों, दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, प्रपोषण कहलाता है। अभी हमारा दूसरा हो गया प्रपोषण। इससे क्या समझे आप? वह जीव, मतलब कि ऐसे जीव जो किसी और पर डिपेंड रहेंगे, अपने आप जो भोजन नहीं बनाते हुए वे किसी और पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि हम हैं, हम पेड़ पौधों पे, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं वे पेड़ पौधों पे, प्लांट्स पे, उनके फ्रूट्स पे, उनके वेजिटेबल्स पे। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो गया इसका, हो गया ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब इंसान। ठीक है, कैसे? हमारा ये पेड़ हो गया, पेड़ स्वपोषी होता है, जो अपना खाना खुद बना रहा, ये अपना खाना खुद बना रहा। लेकिन जो पेड़ होता है वह क्या ओरिजिनेट करता है? सेब। जिसकी हमारा सेब का पेड़ है, वह सेब बना रहा, ये तो अपना खुद कर रहा है, इसलिए स्वपोषी। ठीक है, लेकिन ये सेब जो है परपोषी ले रहा है, मतलब कि ये तो स्वपोषी हो गया, ये परपोषी हो गया। ये जो इंसान है ना, ये जो ह्यूमन है, अब ये इस सेब को खा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस पर डिपेंड है, जो जो ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा। तो इसका मतलब यही है कि परपोषी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, ये किसी और पे डिपेंड रहेंगे, अदर पर्सन पे। दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, प्रपोषण प्रपोषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रपोषण भी 3 प्रकार का होता है। अब ये प्रपोषण हो गया हमारा, ये भी 3 प्रकार का है। प्रपोषण भी 3 प्रकार का होता है। पहला ये है प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है,
प्राणी संभोजी पोषण, मर्तोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होगा? ठोस तरल पदार्थ का ग्रहण, ठीक है, मेंढक मानव। उदाहरण, इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई ठोस पदार्थ हो गया, जैसे कि हमारा तो ह्यूमंस पे ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि हम समोसा खाते हैं, लड्डू खाते हैं, वे हमारा तरल और हमारा ठोस पदार्थ हो गया। तो इस तरह के जो खाते हैं ना, तो वे हमारे इसमें आएंगे। प्राणी संभोजी पोषण, मेंढक होते हैं, मेंढक बहुत सारी तरल पदार्थ खाते हैं, ठीक है। इस तरह के पोषण जो होंगे ना, ये आएंगे हमारे मेंढक और मानव है। मर्तोपजीवी पोषण, मर्त जीव पर आधारित। उदाहरण, जीवाणु, कवक आदि। अब इससे क्या समझे आप? मर्तोपजीवी से मर्त जीव पर आधारित, मतलब कि जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि कोई कुत्ता है, डॉग मर गया है, तो उस पर जो जीवाणु, कवक आदि आपने देखा होगा, उस पर बहुत सारे एनिमल्स, जानवर, छोटे छोटे, बहुत स्मॉल स्मॉल वे आ जाते हैं। तो वही होते हैं हमारे जीवाणु और कवक, जो उसे खाते हैं और जो उसको वहाँ सफाई करते हैं, वो खाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि मर्तोपजीवी, जो मर्त जीव पर आधारित, मतलब कि जो मरा हुआ है ना, कुत्ता, जैसे कुत्ता मरा हुआ है, तो वो उससे ही खाएंगे और उससे अपना भोजन लेंगे। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ना मर्तोपजीवी पोषण, मर्त जीव पर आधारित। ये तो आसान सा है, मर्त जीवी से मिल रहा, ठीक है। अब परजीवी पोषण, जीवित जीव पर आधारित। उदाहरण, अमरबेल, जोंक, जूं आदि। जीवित जीव पर आधारित, अमरबेल। अमरबेल जो है ना, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दो इसे, इसका क्वेश्चन जरूर आता है कि अमरबेल किस तरह का पोषण लेता है। तो ये परजीवी पोषण लेता है, जो वो होते हैं ना, जीवित जीव पर आधारित होता है, जो उनसे लेता है। एग्जाम्पल हो गया इसका जोंक, जूं। अब ये कैसे हो गया एग्जाम्पल इसका? जैसे कि जूं है, हम जीवित हैं। हाँ, तुमने देखा होगा कि हमारे बालों में, सिर में भी बहुत सारी जूं होती हैं, और जो भैंस वगैरह होती हैं, उनके ऊपर, उनकी स्किन पर बहुत सारे जानवर फिरते रहते हैं। तो ये उसी का उदाहरण है परजीवी पोषण का, ठीक है, जीवित जीव पर आधारित। तो वे जीवित जीव से रहते हैं अपना खाना। जो हमारे जूं काटती है सिर में, वो अपना खाना ही लेती है। जैसे कि मच्छर हो गया, वो भी हमारा ब्लड सक करेगा, हमें सक करेगा, ब्लड लेगा। तो वे भी एक तरह का इसमें आता है परजीवी में, ठीक है। तो पूरा पूरा इस तरह है कंसेप्ट इसका। ये हमारा पोषण का है। ये हमारा इसमें कंप्लीट हो गया पाचन तंत्र, कि पाचन तंत्र में क्या क्या हो रहा, ठीक है। एक बार रिविजन कर लो इसका अच्छे से। जय प्रक्रम, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। वे जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। वे तो सपोषी हो गया, जिसमें खुद करा निर्माण। परपोषी, वे जय प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो परपोषण हो गया। परपोषण भी 3 प्रकार का हो गया। प्राणी संभोजी, ठोस तरल पदार्थ से लिया जाएगा। मर्तोपजीवी, जो जानवर मर गए, जैसे कुत्ता मर गया, उसके ऊपर जीवाणु आ गए, कवक आ गए, तो वे मर्तोपजीवी कहलाएंगे। परजीवी, जीवित जीव से, जैसे कि कोई मच्छर है, मच्छर काट रहा, तो वे अपना भोजन ले रहा। जूं हो गई, जूं भैंस के ऊपर फिर रही, वो उससे अपना जो खाना है वे ले रही, तो वे परजीवी में ही आएगी, ठीक है। अब आगे के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। क्या? प्रकाश संश्लेषण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और यानी कि ये वाटर हो गया, और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे हो रहा है देख लो। सबसे पहले जो प्रकाश होगा ना, ये प्लांट है हमारा, इस पर जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। ये जल है, जल मिलेगा इधर से। जो एयर है, एयर यानी कि हवा, हवा से CO2 मिलेगी, और पत्ती से मिलेगा इसे क्लोरोफिल, ठीक है। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से हमारी जो पत्ती होती है प्लांट की, उसका रंग हरा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो रिएक्शन है, ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी H2 हो गई, ठीक है, वाटर, जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं जिसे। अब हमारा यहाँ से इधर से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट,
सूर्य का प्रकाश और यहाँ से इसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। सूर्य के प्रकाश जो आएगा ना जैसे क्लोरोफिल, इसके साथ ही अभिक्रिया होगी, तो यहाँ बनेगा हमारा C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। यहाँ निकल गई हमारी O2, ऑक्सीजन। ये हमारा H2O, जल। अब देखो शुरू से देखो रिएक्शन जो हमारी अभिक्रिया थी। सबसे पहले हमारे पास एक CO2 का अणु था, CO2 का अणु, ठीक है, ये रहा। इसमें हमारा जो मिला जल, H2O। ये अभिक्रिया हुई इधर की साइड, तो हमें इधर से सूर्य सनलाइट मिली, इधर से क्लोरोफिल मिला। तो ये जो रिएक्शन हुई ये हमारा बना C6H12O6। ये हमारा क्या बन गया? ग्लूकोज। ये जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, ग्लूकोज। इसके साथ हमारा वहाँ से O2 निकला, ऑक्सीजन, और क्या निकला? वाटर। ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। जो हमारा जो बनेगा ना, इसमें हमारा O2 निकलेगा और जल निकलेगा और हमारा ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज क्या है? यही हमारी प्लांट का खाना है, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा जो उसे प्लांट को मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन के ऊपर कि ये रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो जो तू ये जो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये रिएक्शन 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश हुआ ऊपर से आया और इसे क्लोरोफिल मिला, ठीक है। क्लोरोफिल मिलके ये इधर की साइड चला, जो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया में हमारा ग्लूकोज बना C6H12O6। ये जो तू लिख देना है +6O2 +6H2O। जल मिला, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन हो गया, ये एक N लगेगा यहाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला, जल मिला और ग्लूकोज मिला, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, 1 2 3। ये पूरी जो रिएक्शन है ना ऐसे कैसे लिखनी है जब ये पेपर में सही रहेगी। जो एग्जामिनर हो ना वो चेक करता है कि ये बैलेंस है नहीं है। ये बैलेंस देखो, 6 कार्बन के अणु हैं, जो 12 है हाइड्रोजन के अणु हैं। यहाँ 6 कार्बन H12O6 O2 6H2O, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कच्ची सामग्री जो प्लांट होता है, जो अब इसका प्रकाश संश्लेषण हो गया, कि इसमें किस चीज़ का क्या वर्क होता है, कि मतलब कौन सी चीज़ क्या काम कर रही। अब देखो लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। उसमें क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ बताओ, या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या बताना है? कच्ची सामग्री, ये लिखा हुआ। या तो आवश्यक पदार्थ बताओ या फिर कच्ची सामग्री बताओ। तो चाहे वह ये बोल दे आवश्यक पदार्थ या फिर बोल दे चाहे कच्ची सामग्री, तो हमें लिखना है नंबर 1 पे आ गया हमारा क्लोरोफिल, नंबर 2 पे सूर्य का प्रकाश, नंबर 3 जल, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल का काम क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अब मैंने यहाँ बताया था जो हमारी क्लोरोफिल थी ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रही, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा, उसमें अवशोषित हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश, अभी जो सूर्य का प्रकाश है ना, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब जो ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा का पता है कि ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता ना बनाया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो सौर ऊर्जा होगी ये रासायनिक ऊर्जा में बदली जाएगी, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा में बदली गई। उसके बाद जल के अणुओं का ऑक्सीजन के अणु में बदलना। जो जल के अणु है हमारे, जल के अणु ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जो जल के अणु है। और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। जो कार्बन डाई होगी CO2 का ग्लूकोज में अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमारी ये होगी रिएक्शन CO2 और H2O की। ये लिखा हुआ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिले, सूर्य का प्रकाश आया, क्लोरोफिल आया, इससे हमारा ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल बना, ठीक है। जो प्लांट होता है, प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, पत्ती से क्लोरोफिल मिला, जल मिला पानी से, जो पानी डालते हैं प्लांट में, ठीक है। ये भी तो बोलते हैं कि प्लांट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हवा भी ज़रूरी है। हवा से मिलता है CO2 और सूर्य से मिलता है सूरज का प्रकाश। इसी चारों चीज़ों से मिलकर वो बनाता है अपना खाना। ये लिखा हुआ, क्लोरोफिल पत्ती से मिल गया, सूर्य का प्रकाश आसमान से आ गया। इसलिए पेड़ जो होते हैं वो खुले में ग्रो करते हैं, मतलब खुले में बड़े होते हैं। और जल देने से ही पेड़ का जीवन है। इन सब चीज़ों से जल इसका पेड़ का जीवन है। देखो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ही अपना खाना बनाएगा, है इसी से जीवित रहेगा। तो ये इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। अब इससे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर में है।
अब हम पढ़ने वाले रंध्र के बारे में, रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, कि रंध्र क्या होता है अब देखते हैं। रंध्र पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। इसका मतलब क्या है, पादप की जो पत्ती होगी ना, ये पत्ती है, ठीक है, पादप की जो पत्ती होगी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने देखे होंगे कभी कि अमरूद का पेड़ होता है और बाकी आम का पेड़ होता है, अदर पेड़ होते हैं, उनकी पत्ती देखना, उनकी पत्ती पे ना बारीक बारीक से छोटे छोटे जो होते हैं ना छिद्र होते हैं, मतलब कि होल, मतलब कि सुराख, ठीक है, जिससे हमारा CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। देखो जरा, कोमल वायवीय मतलब वायवीय भाग, वायवीय भाग वे भाग जिसपे छिद्र होते हैं जिनसे CO2 O2 का आदान प्रदान होता है भागों की बाह्य त्वचा पर। इनकी बाह्य त्वचा पर होंगी वे, ये पत्ती है ना, इसकी बाह्य त्वचा ये रही, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, ये देखो, गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। अभी हमारे इस पे ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ये इस पे छोटे छोटे छिद्र हो गए, ये छोटे छोटे छिद्र। अभी छोटे छोटे छिद्र क्या है, ये है, ये इतना बड़ा, इसे बोलते हैं हम रंध्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, इस पे क्वेश्चन या तो स्टोमेटा बोलेगा या फिर रंध्र बोलेगा, इन दोनों में से एक बोलेगा, ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा। ये हो गया हमारा, ये बिल्कुल इसका डायग्राम बनाना है ऐसे ही जो कि तू, ये रंध्र हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये पर यहाँ पर शो करना है रंध्र, ठीक है, पत्ती के ऊपर पत्ती पर पाए जाने वाला छिद्र जिससे O2 CO2 का आवागमन होता है। अब देखो यार, आगे पत्ती पर छिद्र है ना, इससे हमारे O2 और CO2 का आवागमन होगा। आवागमन मतलब आना जाना, ठीक है, आवागमन मतलब कि आना जाना। ये पत्ती होगी, पत्ती हो गई, इसमें छिद्र है तो इसमें से CO2 जाएगी, O2 निकलेगी। क्या देते हैं प्लांट में, प्लांट में ऑक्सीजन देते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अब देखो ये है ना रंध्र, हमारा दो प्रकार का हो गया, ये बंद रंध्र, ये खुला रंध्र, ठीक है। ये तो हमारा रंध्र बंद है। ये जो इस पे लग रहे हैं ना, ये हमारे हृत लवक यानी क्लोरोफिल, ये हमारे हृत लवक हैं। देखो यहाँ पे शो कर रखा, ये हमारी रंध्र कोशिका, पहले तो हमारी रंध्र कोशिकाएं होंगी दो, ये रंध्र कोशिकाएं होंगी दो। जब ये खुलेगा, अभी तो ये बंद है, लेकिन जब इसमें CO2 का आदान प्रदान होगा ना तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो CO2 अंदर जा रही, आ गई, और इसमें से O2 बाहर निकल रही, ये निकल रही O2, यानी कि ये अपने अंदर CO2 ग्रहण कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण, ऑक्सीजन निकाल रहा है, सॉरी, ये देखो ऑक्सीजन निकाला ना, ऑक्सीजन हम लेंगे इससे, हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ये हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। हरित लवक, ये में छिद्र हरित लवक जिनसे CO2 का आदान प्रदान होगा। अब ये खुला रंध्र है, ठीक है। इस तरह से रंध्र हो गए दो प्रकार के हमारे। इस पर क्वेश्चन बनता है जरूर, मतलब कि रंध्र क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा क्या होते हैं। रंध्र या स्ट्रोमेटा, इन दोनों में से एक चीज पूछेगा, दोनों एक साथ में पूछने का, रंध्र या स्ट्रोमेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रोमेटा से इंग्लिश में कहते हैं, रंध्र से हिंदी में कहते हैं, ठीक है। देखो लिख दिया यहाँ पर स्ट्रोमेटा इंग्लिश में। तो इस तरह से हमारा रंध्र का कार्य है। तो अब है हमारा अगला टॉपिक अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण किस का मतलब क्या है, अमीबा में पोषण मतलब कि कोई जीव है, अमीबा, अमीबा सब जानते होंगे कि अमीबा हमारे अंदर पाई जाती है, इंटेस्टाइन, अंडों के अंदर, ठीक है, जो हमारे बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करती है और बड़ी होती है। ये देखो सबसे पहले अमीबा, अमीबा जो है ना, ये एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिकीय जीव, मतलब कि एक कोशिकीय, कोशिकीय पढ़ा होगा हमने, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, उनके हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं होते, मतलब खाना वगैरह ना अपने बॉडी से ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखो स्टार्ट हो गया अमीबा में पोषण। तो ये समझो हमारी अमीबा है, ये अमीबा ऐसी दिखती है, देखो अमीबा ना ऐसी दिखेगी बिल्कुल सेम टू सेम। तो अमीबा के अंदर सबसे पहले तो होगा न्यूक्लियस, ये केंद्रक, ठीक है, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। और जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये हमारा जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य, ये हमारी पूरी अमीबा हो गई, ठीक है। इसके अंदर का पोषण के बारे में है ये, अमीबा हो गई। अब देखो ये जो है ना, ये स्टेज में, खाने की स्टेज में खाद्य खाद्य कण है कोई, इसके जो हमारी बॉडी में, समझो ये हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी में से कोई खाद्य पदार्थ दिखा इस तरह का, ठीक है, ये से खाद्य पदार्थ दिखा, तो ये ना अपनी बॉडी को इस तरह शेप में कर लेगी। देखो ये इस तरह ये अपनी शेप में ले आई, इस तरह करके शेप में ले आई। अब ये ऐसे ऐसे करके ना इसको अपने पूरे अंदर ग्रहण कर लेगी, ये रहा, ठीक है। तो इसी को ना, इसी को ग्रहण करके एक खाद्य रिक्तिका बना लेती है। खाद्य रिक्तिका लिखा हुआ है ना राजधानी, तो इसी को ग्रहण करके ना एक खाद्य रिक्तिका बनाती है। ये देखो, ये पहले इधर से स्टार्ट हुआ, ये इधर गई, इसने इसको अपने अंदर यूं लिया, इसके अंदर फिर इधर करके पूरा ले लिया अपने अंदर, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो इसी तरह खाद्य रिक्तिका बना ली इसने। खाद्य रिक्तिका के बाद ये हो गई अपनी पूरी, जो भी इसके अंदर जो है ना
साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रहण कर लिया इसने अपने, तो ये पूरी बड़ी हो गई। पहले देखो सूखी सी है, इसको खाना दिखा, खाने के पास आई, खाना अंदर अपने अंदर ग्रहण करा, तो अब ये यहाँ इनने अपने मिक्स कर लिया उसमें साइटोप्लाज्म में, तो अब ये और बड़ी हो गई। इस तरह मतलब ये एक तरह का है कि अगर खाना खा रही है तो जी रही है, वरना नहीं जीनेगी। ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। इसके चरण, इसके प्रकार हैं, नहीं सॉरी प्रकार नहीं, इसके चरण हैं, मतलब कि स्टेप। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, ठीक है, भोजन का ग्रहण करना। तो ये सबसे पहले भोजन का ग्रहण करेगी, ठीक है। ये अपने इसने यहाँ पर भोजन का ग्रहण करा। पाचन, बड़े कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे कणों में तोड़ना। तो सब फिर उसके बाद करेगी, जो पहले अपना भोजन खा लेगी उसको अपने एंजाइम की सहायता से उसके अंदर अपने अंदर ले जाएगी और उसे छोटे उसमें तोड़ेगी, ठीक है, छोटे कणों में। अवशोषण, पाचित पदार्थों से ऊर्जा का ग्रहण करना। अब इसने अपने अंदर ले लिया इसे, अब ये इसे ग्रहण करेगी और इससे अपनी ऊर्जा लेगी, ठीक है। मैंने बोला था ना यहाँ पर बड़ी हो गई, हम कोई चीज़ खाएंगे जब तो हमें ऊर्जा मिलेगी। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थों को जीव द्रव्य में मिलाना। अब देखो इसने जो पदार्थ खाया, जो भी चीज़ खाई, अब इसका अपने अंदर जीव द्रव्य के अंदर, ये जीव द्रव्य है ना इसका, तो अब इसमें मिक्स कर लेगी, यानी कि मिला लेगी, ठीक है। अपचित पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, ये बहिष्करण, बहिष्करण। इन सबका अलग अलग मीनिंग है। अंतग्रहण का अलग दिख रहा है कि अंतग्रहण ग्रहण करना भोजन का, पाचन छोटे कणों में तोड़कर, ठीक है, अपने अंदर ग्रहण करना। अवशोषण, पाचित पदार्थ को ऊर्जा का ग्रहण करना। स्वांगीकरण, अवशोषित पदार्थ को जीव द्रव्य में मिलाना। अब बहिष्करण में क्या है? बहिष्करण में अपचित पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। अपचित पदार्थ मतलब कि हमने कोई चीज़ खा ली। अब कुछ चीज़ों को ऐसी होती हैं जो हमें पाचन नहीं होता। समझो इसने पन्नी खा ली, अगर पन्नी का है तो ये पाचन हो जाएगा, पन्नी है तो वे अपना जो कि तो बाहर ही निकलेगी। तो अपचित पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, तो वे शरीर वेस्ट मटेरियल के थ्रू अपने शरीर से बाहर निकल जाएगी। इस तरह पूरा प्रोसेस है इसके पाचन उसका पोषण का, ठीक है। अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। ये स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे कर रही है ये, ठीक है। इसके जो नोट्स होंगे ना, इसके नोट्स भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर अपने व्हाट्सअप चैनल पे सब जगह शेयर कर देंगे। तो लिंक ज्वाइन कर लियो आप हमारे चैनल से व्हाट्सअप का, वहीं पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम सबका लिंक है, ठीक है। तो अब हमारा है जंतु तथा मानव में पोषण, ठीक है। जंतु तथा मानव में पोषण, जंतु और मानव, जंतु और मानव, इनका जो पोषण होता है ना, वैसे तो तरीका एक ही है सबका। सब में ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन हो गई, जैसे कि मतलब आंतें हो गई, और हमारी ग्रसनली हो गई, लीवर हो गए, पेनक्रियाज हो गए, सब चीज़ें एक जैसी होती हैं, लेकिन बस ये थोड़ा फर्क है। जंतु तथा मानव में पोषण, अंतग्रहण, ये अमीबा, देखो जो चरण जो स्टेप अमीबा में थे ना, वही मानव में आ गए, ठीक है। लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है अमीबा और मानव के पाचन में, और जंतुओं के पोषण में, ठीक है। अंतग्रहण, इसमें पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अंतग्रहण हो गया हमारा ये, इसमें हम पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, तो मतलब अंतग्रहण पहला स्टेप है। तो इसमें हम भोजन को ग्रहण मतलब कि हम खा रहे हैं, हम समझो मुंह से खा लिया हमने, अंतग्रहण। पाचन, भोजन के बड़े कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे कणों में तोड़ते हैं। अब जो भोजन हमारे अंदर जाएगा ना बॉडी के, तो अब उसमें रिएक्शंस होंगी, जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम मिक्स होंगे। जो कण होंगे ना, बड़े बड़े कण भोजन के, हम बड़े बड़े खाते हैं ना, तो वे छोटे कणों में टूट जाएंगे, ठीक है। ये देखो छोटे कणों में टूटते हैं। अवशोषण, खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का अवशोषित करना। अब हमने खा लिया, समझो हमने चावल खा लिए, ठीक है, राइस, तो हमने वो हमारे अंदर एंजाइम से टूट गए, तो अब जो अवशोषण होगा उनका, अवशोषण में जो हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, जो है टूट के मिलेगी, ऊर्जा का अवशोषित, ऊर्जा मिलेगी हमारे शरीर को, ये भी तो हम जीते हैं। स्वांगीकरण, अवशोषित ऊर्जा को जीव द्रव्य में मिलाते हैं। अब जो ऊर्जा होगी वह जो ऊर्जा बनी उससे, चावलों से, चावल खाए हमने, उससे हमें ऊर्जा बनी, रोटी खाई उससे ऊर्जा बनी, तो जो होगी ना वे हमारे बॉडी में जाएगी, फ्लो करेगी। अवशोषित ऊर्जा को जीव द्रव्य में मिलाते हैं। जीव द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो हमारी सेल्स में जाएगी, सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें जाएगी, कोशिका द्रव्य में। बहिष्करण, अब अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। अपचित, इसमें ये है, उसमें भी आता है अमीबा में। अब हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है हम निकालते हैं, तो भी क्यों होता है? जो हम ऊर्जा लेते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, वे तो हमारे शरीर में लग जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है वह निकल जाता है हमारा, ठीक है। तो मतलब ये किसी काम का नहीं होता, उससे कोई हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जो ऊर्जा वाला होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है, बाकी सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पोषण है। अब इसके आगे डायग्राम देखेंगे इसका, जंतु तथा मानव में पोषण का, पाचन तंत्र का, इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो चलो डायग्राम देखते हैं इसका। अब हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र चित्र, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि अब हमने पढ़ा है जंतु और मानव में पोषण
कैसे प्राप्त करते हैं वे। तो अब इसमें हम पता करेंगे कि चित्र के थ्रू कि मतलब कैसे कैसे होता है पूरा पूरा पोषण करने का तरीका, कि मानव की बॉडी में पोषण के तरीके कहाँ से वे एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि कहाँ से पोषण होता है, कहाँ से वे एंटर करता है, कहाँ से वे निकलता है, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ वे अपना ऊर्जा है ना, जो अपनी ऊर्जा बॉडी के अंदर पहुँचाता है। तो देखो सबसे पहले हमारी मुँह की बारी है, जो हम मुँह से पहले हम सबसे पहले खाना खाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने खाना खा लिया, हमारे दांत है, दांत को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे उसे, ठीक है, मुख से एंटर हो गए, यहाँ पर थोड़े एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, जो हमारी सलाइवा में यानी कि लार में पाया जाता है एंजाइम। भोजन को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको बनाते हैं कि बॉडी में जाने लायक, उसको गीला कर देते हैं, ठीक है। लार का काम क्या है हमारी बॉडी में? लार का सबसे पहले काम यही है कि वो जो भोजन खाते हैं ना उसको गीला कर देता है, जो आसानी से नीचे चला जाता है ग्रस नली में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रसनी। ग्रसनी ये क्या है? ग्रसनी, ग्रसनी वो जगह है जहाँ पर दो श्वास नली होती है, मतलब कि दो नली होती हैं। एक नली तो हो गई श्वास की नली, एक नली होगी भोजन की नली, ठीक है। जो श्वास की नली होगी हमारी वो आगे होगी, फिर पीछे होगी हमारी भोजन की नली। तो इसमें ना ये देखो यहाँ पर एक दोनों दोनों उसके बीच में एक ही रहता है, ये इस तरह से। जब भोजन खाते हैं हम तो ये भोजन के थ्रू भोजन यहाँ को निकल जाता है, और जब सांस लेते हैं सांस यहाँ को निकल जाता है। अब कैसे होगी ये? जब हम भोजन खाएंगे ना, जब हम भोजन खाएंगे जब तो ये हो जाएगी ऐसे, ये श्वास नली को बंद कर देगी, ये श्वास तो नहीं आएगा, फिर यहाँ से भोजन जाएगा अंदर, ठीक है। और जब हम वो खाएंगे भोजन भोजन खाएंगे तो ये हो जाएगी ये नहीं, जब सांस लेंगे, जब सांस लेंगे सांस अंदर जाएगा तो भोजन वाला रुक जाएगा। जब भी हम खाते हैं ना, खाते हुए बोलते हैं कि दोनों चीज़ें खुल जाती हैं, जब भी हमें हिचकाती है एकदम, क्योंकि जो डायफ्राम होता है ना, इसके अंदर खाने जाने के बाद डायफ्राम ऐसे फेंक देता है उसको ऊपर, ये ऐसे, तो ये हमारी हिचकी इसलिए आती है कि उसमें खाना चला जाता है, ठीक है। तो देखो भोजन की लुगदी, अब हम इसे बोलेंगे कि ये भोजन की लुगदी है ना, ग्रसने को निकल के ये भोजन की इधर को आ गई, ये भोजन की लुगदी बन जाती है, जिसे हम कायम कहते हैं। उसमें क्वेश्चन है कायम किसे कहते हैं? जो हम खाते हैं खाना, भोजन जाता है अंदर, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम कायम, भोजन की लुगदी। तो अब ये यहाँ से निकल गया, ये हमारा क्या हो गया? एपिग्लोटिस। जो ये है ना, ये जो दो नली हो गई, दो नली मान लो, दो नली हो गई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो आगे पीछे करता है, कि मतलब जो हेल्प करता है वो जाने में, खाना खाना और सांस जाने में हेल्प करता है ना, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये रहा, ये एपिग्लोटिस है कि अब सांस जानी है अंदर, अब खाना जाना है, तो दोनों चीज़ों में हेल्प करता है। अब एक रस नली हमारी, अब हमारी एक रस नली आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी पूरी रस नली है। भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब ग्रस नली में ये तो है नहीं कि भोजन एकदम से अंदर चला जाएगा हमारे, हम खाएंगे एकदम सीधा पेट में गिर जाएगा जाके, नहीं, वे आराम आराम से जाएगा। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर एकदम भोजन नीचे गिर जाएगा फिर तो हमारे पेट कहेगा तू पूरा भर गया, अब इसे बाहर निकालो, ठीक है। ये इसलिए आराम आराम से जाता है ग्रस नली से। इसे हम कहते हैं कुमान कर्माकुचन गति, ठीक है। क्या? कर्माकुचन गति, भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता। तो क्वेश्चन आता है कि कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं, तो उसमें हमें आंसर लिखना है कि जो ग्रस नली है, क्वेश्चन आएगा ग्रस नली में जो धीरे धीरे भोजन आगे जाता है ना हमारे शरीर में, तो उसको कहते हैं, उस गति को कर्माकुंचन गति, ठीक है। अब किसकी बारी है? इसके बाद ये आ गया हमारा अमाशय में। अमाशय, अमाशय किसे कहते हैं? पेट को। ये देखो जे आकार का, ये जे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? इसकी जो संरचना होती है ना, वो जे आकार की होती है, तो इसलिए हम जे कहते हैं, इसे कहते हैं अमाशय। इसमें हमारा सारा भोजन जाएगा। श्लेष्म, श्लेष्म क्या है? ये देखो, ये चिपकी हुई कुछ सॉल्यूशन टाइप का होता है, द्रव टाइप का, जो हमारे उसमें चिपका रहता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं ना, बहुत सारा गर्म खा लिया, ठंडा खा लिया, तो वे हमारे अमाशय को नुकसान नहीं पहुँचाने देता, वे यहीं तक रहता है, इन तक, श्लेष्म तक लगा रहता है। मतलब श्लेष्म है ना, जो जो इनको ऊपर लगा रहता है, तो अगर हमारे अमाशय में जाएगा तो नुकसान देगा, तो श्लेष्म प्रोटेक्ट करता है हमारे अमाशय को, ठीक है। अब इसके ऊपर ही हमारे जठर रस पाए जाते हैं। ये देखो, ये गोले गोले दिख रहे होंगे आपको, ये जठर है, जठर के अंदर पाया जाएगा जठर रस। जठर रस, जठर रस क्या है? जठर रस में हमारे होते हैं रस। सबसे पहले तो श्लेष्म, श्लेष्म के बारे में बता दिया, ये प्रोटेक्ट कर रहा, ठीक है। उसके बाद हो गया जल, 90% होता है, कितना? इसमें 90% जल पाया जाता है, ठीक है। HCl, HCl क्या काम करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजाब, यानी कि जो हमारे भोजन जाते हैं ना शरीर में, उसको गलाता है, ठीक है। जो भोजन होगा उसको गलाएगा, नहीं तो हमारा उसमें भरता रहेगा, सारा खराब हो जाएगा, पेट बिल्कुल गंदी हो जाएगी। तो HCl का काम यही है, जो भोजन बच गया ना उसको सारे को खराब कर देगा, फिर वेस्ट मेटेरियल थ्रू निकल जाएगा वे। एंजाइम, एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम ये भोजन को तोड़ते हैं, सब सीधी बात है, अभी हमने पढ़ा था। एंजाइम भोजन को तोड़ेंगे, उसमें से जो ऊर्जा होगी वे लेंगे, ठीक है। ग्रहणी, ग्रहणी किसे कहते हैं? ग्रहणी एक रास्ता है, ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, मतलब कि आंत, ठीक है। ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, तो ये ग्रहणी आंत के और इसके
आमाशय के जो बीच में रास्ता होता है ना, उसको जोड़ने वाली को कहते हैं ग्रहणी। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो खाना आता है, इसमें आता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। चलो अच्छा पहले ये समझो कि बड़ी आंत और छोटी आंत, ठीक है, ये हमारी दो आंत होंगी, बड़ी और छोटी। तो हम इसमें बड़ी आंत कौन सी होगी? लंबी। जो लंबी आंत होती है ना, वो होती है हमारी छोटी आंत। देखो, एक तो ये हो गया, है ना, एक तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद एक ये हो गया। इसको हमने बड़ी आंत क्यों कहा? इसको हमने बड़ी आंत इसलिए कहा क्योंकि चौड़ाई में है चौड़ी। ठीक है, ये लिखा हुआ है बड़ी आंत अधिक चौड़ी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बड़ी आंत कहते हैं, नहीं तो ये लंबाई में छोटी होती है छोटी आंत से। छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है। छोटी आंत शुदांत, इसे अधिक लंबी। देखो, अधिक लंबी मतलब ये छोटी आंत है ना, वे लंबी है, कम से कम ये 5-6 उसकी होती है मीटर की। ये देखो, अधिक लंबी, अधिक लंबी। ठीक है, मतलब कि साफ सीधी बात ये है कि जो छोटी आंत होगी वे लंबी होगी, क्योंकि ये देखो इसकी लंबाई लंबी है। और ये इसे जो बड़ी आंत क्यों कहते हैं? इसे बड़ी आंत इसलिए कहते हैं, इसकी जो चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं इसे। ठीक है, लेकिन लंबी ये होगी। इसको हम कहते हैं बृहदांत। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बृहदांत, ये फिर समझ में नहीं आता ये क्या है। बृहदांत कहते हैं शुदांत। ठीक है, छोटी आंत को शुदांत, बड़ी आंत को बृहदांत। ये अधिक लंबी होगी छोटी वाली, और ये जो बड़ी होगी चौड़ाई में बड़ी होगी, बस। जो हमारा फिर ये देखो, ये दिख रहे हैं संरचना, छोटी छोटी संरचना। जो पहले खाना आएगा हमारे इसमें छोटी आंत में, छोटी आंत में खाना आएगा, ये रहा। ये जो पोषण होगा ना, सारा पोषण ये यहीं पे इकट्ठा कर लेगा। जो पोषण होता है ना हमारी आंत में, ये क्वेश्चन आएगा कि पोषण, क्वेश्चन आएगा कि पोषण कहाँ होता है हमारे शरीर में। छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। जो पोषण होता है ना, वो होता है हमारी छोटी आंत में। जो खाना वगैरह पहले जाता है छोटी आंत में, सारा खाना एब्जॉर्ब वहीं हो जाता है, सारा अवशोषण वहीं हो जाता है। ऊर्जा होती है, जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, सारे वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषण हो जाता है उनका। और वे जो आगे भेजते हैं ना, ये हो गया हमारा, जो आगे भेजेंगे, ये बड़ी आंत है, ये अब जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम क्या है? ये छोटी छोटी संरचना दिख रही, ये रही छोटी छोटी संरचना, ये इसकी साइडों में। इसका काम क्या है? ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, जो पानी होगा, पानी को पहले तो एब्जॉर्ब करेगी, पानी को अवशोषण करेगी। और जो बेकार पानी होगा, जो सारा बेकार पानी होगा ना, वे हमारा मूत्राशय के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, इनके थ्रू, मूत्राशय के थ्रू, जो मूत्र नली होती है ना, उसमें पहुँचा देती है, तो उसके थ्रू सारा पानी निकल जाता है, जो वेस्ट वाटर होता है। अभी हमारा मलाशय, और जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, वो मलाशय के थ्रू निकलता है। ये देखो, ये जो है ना, ये संरचना, इनका काम यही है कि उसको अवशोषण कर लेती है, मतलब कि अपने ऊपर रखती हैं इसके थ्रू। अब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, खाना खाएंगे हम, HCl जो हमारा ख़राब करके भेजेगा, तो उसको मलाशय के थ्रू निकलता है। ठीक है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, मलाशय। ठीक है, इस तरह का पूरा ये इसका थ्योरी है जो लिखनी है। एक बार समझ लो, मुख से खाना गया ग्रसनी में, ग्रसनी ने अगर खाना हुआ तो इधर आगे से पीछे से भेज देगी, और सांस हुआ तो पीछे नली से भेज देगी। ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। काइम, काइम किसे कहते हैं? भोजन की लुगदी को। जो हम चबाएंगे भोजन, उसकी लुगदी बन जाएगी, उसको कहते हैं काइम। ग्रसनली, ग्रसनली ये हो गई, भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें को तो इसे कहते हैं हम कर्मांकुचन गति। अब ये हमारा आमाशय हो गया, यानी कि पेट में श्लेष्म आ गया, श्लेष्म ये इसको ऊपर चिपक रहा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, जठर, जठर इसके ऊपर पाए जाते हैं आमाशय के ऊपर। जठर, जठर रस प्रोड्यूस करते हैं। श्लेष्म जल HCl एंजाइम, श्लेष्म प्रोटेक्ट करेगा, जल 90% होता है, HCl जो होगा खाने को ख़राब करेगा, जिससे थ्रू वेस्ट मटेरियल में जाएगा, और एंजाइम जो खाने को तोड़ेगा। ठीक है, अब ग्रहणी, ग्रहणी क्या है? ये सी आकार की होती है, ये आमाशय जे आकार का है, ग्रहणी सी आकार की है। ये पॉइंट आएंगे, पॉइंट लिखने हैं, जो कि तू, ये हमारा ऐसे 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 ग्रहणी इसको जोड़ती है आमाशय को इससे, आंतों से। ठीक है, इसको ग्रहणी कहते हैं। अब पहले आ गई हमारी छोटी आंत, ये छोटी आंत, इस शुदांत। ठीक है, अधिक लंबी होती है। बड़ी आंत, बड़ी आंत इसको इसलिए कहते हैं, ये चौड़ाई में ज़्यादा होती है, तो इसको बृहदांत कहते हैं, अधिक चौड़ी। ठीक है, अब इसके बाद जो खाना होगा हमारा मलाशय में भेज देगी, जो हमारा मूत्र वो होगा पानी खराब, वह हमारा मूत्र नली में भेज देगा, फिर मूत्राशय के थ्रू निकल जाएगा। तो पूरी की पूरी थ्योरी इस तरह है इसकी। जो उसको लिखना है ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पहले मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसनली, फिर आमाशय, श्लेष्म के बारे में लिखना है, जठर के बारे में लिखना है, ग्रहणी के बारे में लिखना है, छोटी आंत, बड़ी आंत, खाना कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा, ऊर्जा कहाँ अवशोषण कर रही, छोटी आंत में, है ना। बड़ी आंत के थ्रू भी निकलते हैं हमारे पास वेस्ट मटेरियल, बड़ी आंत के थ्रू। ये हो गया हमारा। और देखो, ये रहा मानव पाचन तंत्र चित्र। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। ये जो डायग्राम होगा, डायग्राम बना लेना अपना।
अगर बन जाए तो आसानी से। और एपिग्लोटिस के बारे में ज़रूर लिखना। ये एपिग्लोटिस है हमारी, ठीक है, जो हमारा काम कर रही है कि सांस पे लाएगा अंदर या खाना पे ले जाएगा, इस तरह है। तो आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है, कैसे करना है पूरे का पूरा स्टेप के स्टेप वाइज थ्योरी लिखनी है इसकी, जो मैंने बता दिया ना, बस उसके थ्रू लिख लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स से ही याद होगा, ठीक है। अब नोट्स बनाओगे इसे देख के, इसके जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आने का, वैसे तो आ रहा है समझ में। अगर जो मैं बोल रहा हूँ बोलने से जो होगा पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना। मैंने मुख लिखा है, मुख के बारे में बताया कि कैसे जाएगा अंदर, मुख के थ्रू खाएंगे हम, तो उसके नोट्स मेरे बोलने से जो बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है, उससे लिखने से बना ले, बल्कि उसमें स्क्रीन में लिखा हुआ भी आएगा, उसके थ्रू बना लेना। अब जो है काम की बात, ये शेयर, ठीक है, वीडियो को शेयर करनी है आपको अपने दोस्तों पे, जो वीडियो आपके दोस्त हैं ना 10वीं क्लास में आपके साथ हैं, उनको शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि हम पूरा पूरा इसमें कवर करेंगे अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी। उसके बाद हम 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th क्लास के पेपर भी 18 फरवरी से स्टार्ट हैं, बहुत पास है 18 फरवरी, ठीक है। तो ध्यान रखें, शेयर कर देना अपने वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।